आज की क्लास में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका चैप्टर 10 है ना। अपने हमने हाइड्रोजन के इसके पहले हाइड्रोजन हमने अध्ययन किया था, और अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में इस वाले चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। और आपने पिछली पिछली कक्षाओं में मैंने बताया है कि हमने पीरियोडिक टेबल्स के बारे में हमने सीखा है। और पिछली कक्षा में आपको याद होगा कि पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय में हमने देखा था कि आवर्त सारणी के बारे में, जिसमें आधुनिक आवर्त सारणी को कई भागों में बांटा गया है ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया, इस बात को हमने पिछले उसमें सीखा था। और वो जो 4 भाग हैं वो कौन कौन से थे, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। ये देखिए वो 4 भाग जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है ना। तो बीच का जो डी ब्लॉक है, एस और पी ब्लॉक देख रहे हैं, दाएं और बाएं दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन में। और एफ ब्लॉक नीचे में जो तत्व है उन्हें एफ ब्लॉक करके रखा गया है। इस प्रकार से हम आधुनिक आवर्त सारणी को देखते हैं। और पिछले आवर्त सारणी तत्वों का वर्गीकरण वाले चैप्टर में इस बात को आप पढ़ चुके हैं। अब इस अध्याय में आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, उसके गुणों के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले इस बात को देखेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो कि आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन में, यहाँ पर एस ब्लॉक ये देखिए, फर्स्ट ए, सेकेंड ए। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स जो हैं, इनमें उन तत्वों को रखा गया है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में होता है। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में होगा वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इसमें इसको भी 2 भागों में बांटा गया, देखिए, फर्स्ट ए, सेकंड ए। फर्स्ट ए में क्या है, जो पहला इसमें इसका अंतिम, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, अंतिम एस कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और उसके बाद जब हम दूसरे 2a में आते हैं तो इसका अंतिम कक्षक में 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर। और एस कक्षक में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1s और 2a, जो 1a और 2a, ये जो दोनों कक्षक हैं, इन दोनों को मिला करके एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अभी आपको देखिए अगले डायग्राम में आपको इसमें क्लियर हो रहा होगा आवर्त सारणी के एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो ब्लू कलर में डब्बे में यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए ये पूरे ये फर्स्ट है, सेकंड है। और इसके बाद यहाँ पर एक आप एरो देखिए, इधर एक एरो गया हुआ है हीलियम, जिसका कि परमाणु क्रमांक 2 है ना। तो इसमें जो एस कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं इसके। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएगा। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके इतने तत्व हैं जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और इसके देखिए नीचे के जो अंतिम 2 तत्व हैं, ये फ्रांशियम, रेडियम, या ये दोनों रेडियोधर्मी तत्व हैं। ये जो नीचे में जो दिख रहा है Fr और Ra, जिसका प्रतीक है या संकेत है, ये आपका रेडियोधर्मी तत्व है। ठीक है। तो ये एस ऑर्बिटल जो है, ये सॉरी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि धातु, जो क्षारीय धातु होते हैं, ये देखिए NS1। तो ये जो NS1 लिखने का मतलब, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो NS1 कक्षक में जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर NS1 कक्षक में है या S1 कक्षक में है तो वो क्षारीय धातु कहलाएंगे। और अगर S2 कक्षक में है तो ये क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये जो तत्व है, इसमें देखिए आपने आवर्त सारणी में देखा कि ये जो क्षारीय धातुएं हैं, ये जो फर्स्ट लाइन दिख रहा है आपको, सेकंड लाइन ये दिख रहा है, ये जो है क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं। यदि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर 1s कक्षक पर है तो ये क्षारीय धातुएं हैं, और उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। और उस क्षारीय मृदा धातुएं कौन होंगी, जिनकी अंतिम इलेक्ट्रॉन NS2 कक्षक में होगा। ये देखिए इसकी आवर्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए आप, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इनके इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप लिथियम में देखिए, इसका परमाणु क्रमांक 3 है। तो देखिए यहाँ पर 1s2 2s1, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम में देखिए अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, 11 है। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। फिर यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं कि ये देखिए S1 का यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन, ये देखिए S1, यहाँ S1, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है S1 कक्षक में होने के कारण से जो फर्स्ट लाइन है वो फर्स्ट ए ग्रुप का, यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट ए ग्रुप के जो तत्व हैं, ये देखिए हाइड्रोजन से लेकर के या सीजियम, फ्रांशियम तक दिखा दिखा उसमें दिखा रहा है। तो ये जो देखिए यहाँ पर लिथियम से लेकर के फ्रांशियम तक, तो ये जो है
आपका S1 अंतिम इलेक्ट्रॉन कारण एस फर्स्ट ए में रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सेकेंड ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप मैंने 2A, यहाँ पर जो आवर सारणी आप देखेंगे, पहले आवर सारणी देखिए। यहाँ पर देखिए बेरिलियम से देखिए 2A, ये वाला जो दिख रहा है 2A से लेकर के यहाँ पर जो बेरिलियम से लेकर के ये नीचे देखिए रेडियम, यहाँ पर नीचे, तो इस प्रकार से जो तत्व है इनके लिए ये देखिए यहाँ पर आवर सारणी, सॉरी पीरियोडिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसे देखने पर हमें पता चलता है कि इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन S2, देखिए यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षक में दो दो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो इस प्रकार से ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप में, यहाँ पर आवर सारणी हम देखते हैं फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप, ये जो तत्व हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और इसका कारण अब समझ में आ गया होगा आपको कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में होता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये फर्स्ट ए ग्रुप में है, दिख रहा है, और उसके बाद जो NH2 दो इलेक्ट्रॉन उसके सेकेंड ए ग्रुप में रखा गया है। तो ये आवर्त में फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इसके गुणों का अध्ययन जब हम करते हैं तब देखते हैं, देखिए आप ध्यान से देखिए तब आपको समझ में आएगा। इसमें परमाणु और उसकी आयनिक त्रिज्या, यहाँ पर हम देखते हैं परमाणु और उसकी आयनिक त्रिज्या जो है आधुनिक आवर्त सारणी के जो उसमें आवर्त में देखते हैं, तो देखते हैं कि क्षार धातुओं का आकार किसी विशेष आवर्त में अन्य तत्वों की तुलना में बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर क्षार धातुओं का जो आकार बोल रहा है, ये देखिए ये जो क्षार धातु है इनका आकार जो है, ये ब्लू आपको रेड वाले जो दिख रहे हैं वो बड़े दिख रहे हैं और ब्लू वाले थोड़ा छोटे दिख रहे हैं। तो इनसे हमको क्या दिखता है कि ये जो बड़े हो रहे हैं, बड़े दिख रहा है, दिखाई दे रहा है क्षार धातुओं का आकार। ये फर्स्ट ए ग्रुप का देखिए, यहाँ सेकंड ए ग्रुप का, यहाँ पर देखिए ग्रुप 13 है, फिर यहाँ ग्रुप 16 है, यहाँ ग्रुप 17 है। आपको सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए क्षार धातुओं का दिख रहा होगा आकार। तो ये बड़ा होता है जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती जाती है गोले के जोड़ के साथ गोल, जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगी, आप मान लीजिए बाएं से अब दाएं जा रहे हैं तो परमाणु संख्या बढ़ती जाती है, तो हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। और उसके बाद समूह को नीचे जैसे अपन ले जाते हैं तो परमाणु संख्या और नीचे की ओर जाने से ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके जो चार धातुएं जो होती है उनकी परमाणु और आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है। हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इसकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या भी बढ़ती है, जिससे इसका आकार परमाणु और आयनिक त्रिज्या जो है दोनों इसमें अधिक दिखाई दे रहा है ऊपर से नीचे की ओर आने पर। और देखेंगे कुछ मात्रा में बाएं से दाएं जाने पर भी बढ़ रहा है, देखिए इधर बाएं से दाएं जाने पर भी ऐसे ये बढ़ते जा रहा है। तो ये इसके परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उसका आकार और उसकी आयनिक त्रिज्या भी बढ़ जाती है। तो ये पहला इसका गुण है, और ये गुण आपको अगर नोट्स कॉपी रखे हैं तो आप इसको नोट भी करते जाना चाहिए कि परमाणु और आयनिक त्रिज्या जो है हम देखते हैं कि उसके आकार के बढ़ने के साथ साथ उसके परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या भी बढ़ जाती है। उसके बाद देखते हैं हम आयनाइजेशन है एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम समूह में जाते हैं तो जैसे ग्रुप्स में जाते जाते हैं तो परमाणुओं का आकार बढ़ता जाता है। इसके कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच बाहरी आवरण में आकर्षण कम हो जाता है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएगा तो वैसे वैसे क्या होगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल है क्या होगा, कम होता जाता है ना, क्योंकि इसका जो साइज बढ़ते जाता है ना, साइज बढ़ते जाएगा, परमाणु का आकार बढ़ते जा रहा है तो उसका साइज बढ़ते जा रहा है, तो जिसके कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण है वो क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। जिसके परिणाम क्या होगा, परिणाम ये होता है कि आयनीकरण एंथैल्पी कम हो जाती है। देखिए अब इस पॉइंट्स को आपको नोट करना चाहिए कि उसका आकार बढ़ते जाता है इसलिए आयनीकरण एंथैल्पी जो है वो कम हो जाती है। इसलिए चार धातुओं की आयनीकरण एंथैल्पी अन्य धातुओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है। फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी देखते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी में तत्वों के आयनिक आकार में जब वृद्धि होती है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कम हो जाता है। अभी हाइड्रेशन एंथैल्पी देखिए, अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी देख रहे, आयनन एंथैल्पी वो भी कम हुई परमाणु आकार बढ़ने से। अब यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी में भी इस गुण को देखते हैं कि जैसे जैसे परमाणु आकार की वृद्धि होती है ना, तो वैसे वैसे इसमें जो हाइड्रेशन एंथैल्पी वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आयन का आकार छोटा होता है क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी अधिक होती है। अब जस्ट उसका उल्टा होता है, देखिए आयन का आकार अगर छोटा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी अधिक होगी। अब परमाणु में हम देखते हैं कि जो भी आवेश है ना, जो भी उसका त्रिज्या अनुपात के कारण उसके चारों ओर बड़ी संख्या में पानी के अणुओं को समायोजित करने की क्षमता होती है और इसलिए यह
हाइड्रेटेड हो जाता है। मतलब जो क्षार धातुएं होती हैं, इनकी जो इन पर जो आवेश होता है, इनके चारों ओर बड़ी संख्या में पानी के अणुओं को जुड़ने के लिए समायोजित करने की क्षमता होती है, और इसलिए ये हाइड्रेटेड हो जाता है। तो ये दो गुणों को हम यहाँ देखते हैं। उसके बाद आप पीरियोडिक टेबल अब देखिए, इसमें चार धातुओं के ये इसमें क्लियरली आपको दिख रहा है। देखिए ये जो एल्कली मेटल्स हैं जो येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं, पुनः एक बार बताया जा रहा है कि चार धातुएं हैं। उसके बाद जो ये ब्लू टाइप के कलर में दिख रहे हैं, इसमें ये चार ही मृदा धातुएं हैं। इसको क्लियरली यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अब इसमें आवर्त सारणी पुनः एक बार दिखाने का मतलब ये है कि इसके गुणों के कुछ लिथियम और बेरिलियम के गुणों में जो विभिन्नता आती है, ये भिन्नता को समझने के लिए मैं आवर्त सारणी को आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक गुण है द डायगोनल रिलेशनशिप विद इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं उनमें विकर्ण संबंध पाया जाता है। विकर्ण संबंध मतलब देखिए यहाँ पर पहले जो आवर्त है, ये जो पहला आवर्त है, और उसके बाद देखिए दूसरा, ये दूसरा आवर्त है और ये तीसरा आवर्त है। यहाँ लिखा हुआ है थर्ड पीरियड, सेकंड पीरियड लिखा है। ये दूसरा आवर्त में लिथियम है, बेरिलियम है, और ये तीसरा आवर्त में देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप देखते हैं कि जो दूसरे आवर्त का जो पहला तत्व है लिथियम, ये जो है मैग्नीशियम के साथ में समानता प्रदर्शित करता है मतलब उसके गुणों से। और उसके बाद देखिए यहाँ बेरिलियम है, ग्रुप 2 में देखिए बेरिलियम दूसरे आवर्त का तत्व है, और यहाँ तीसरे आवर्त का जो ग्रुप 13 में एल्युमिनियम है। बेरिलियम जो है एल्युमिनियम के साथ में, इस प्रकार से देख रहे हैं हम एक डायगोनल रिलेशनशिप, माने विकर्ण संबंध। फिर से आवर्त सारणी देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये लिथियम का मैग्नीशियम के साथ में संबंध दिखा रहा है। और उसके बाद जैसे कि ये जो लिथियम है, ये 3 यहाँ पर देखिए 12 नंबर पे मैग्नीशियम है, इसके साथ इसकी समानता। बेरिलियम की विकर्ण संबंध देखिए एल्युमिनियम के साथ, बोरान का सिलिका के साथ। अब यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए लिथियम का मैग्नीशियम के साथ में, और उसके बाद बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ में, अब बोरान का सिलिका के साथ में। तो इस प्रकार से ये जो समानता को प्रदर्शित करते हैं, मैंने उनके गुणों में समानता को प्रदर्शित करते हैं, और यही समानता इनका विकर्ण संबंध कहलाती है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में विकर्ण संबंध को हम आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो लिथियम मैग्नीशियम की समानता, बेरिलियम एल्युमिनियम की समानता, इन बातों को अब हम आगे देखेंगे। अभी देखते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में विकर्ण संबंध। तो अब आपको डायग्राम में समझ में आ गया होगा कि विकर्ण संबंध कैसे होता है ना। और इस बात को हम यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि समूह फर्स्ट ए और सेकंड पीरियड के लिथियम मैग्नीशियम के गुणों के साथ समानता दर्शाते हैं, जो कि दूसरे समूह और तीसरी जो आवर्त है उसमें स्थित है। इसी प्रकार बेरिलियम के गुण जो कि दूसरे समूह में स्थित है, और दूसरी जो आवर्त में अवधि में हम एल्युमिनियम के गुणों के साथ समानता दिखाई देती है, जो तीसरे पीरियड और तीसरे ग्रुप में स्थित है। दो तत्व अपने गुणों में समानता दिखाते हैं, उन्हें एक विकर्ण जोड़ी या विकर्ण जो यहाँ पर पड़ोसी शब्द मैंने लिखा है, यहाँ बोलेंगे डायगोनल नेबर्स कहलाते हैं। अब डायगोनल नेबर्स आपको ये समझ में आ गया यहाँ पर क्लियरली कि मैंने बता उसी चीज को रहे हैं हम रिटर्न में कि लिथियम जो है मैग्नीशियम के साथ में समानता दिखाता है उसके गुणों में, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बोरान सिलिका के साथ, है ना। तो ये आवर्त सारणी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आवर्त सारणी में कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बोरान सिलिका के साथ। तो इस प्रकार से जो चार धातुएं हैं विकर्ण संबंध को प्रदर्शित करती हैं। ये देखिए लिथियम और मैग्नीशियम के बीच क्या समानता है उसके बारे में दिखाया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसे नोट भी कर सकते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम की जो कठोरता है उनके संबंधित समूहों में अन्य तत्वों की तुलना में अधिक होती है। तो अब आपको आवर्त सारणी आपके ध्यान में है, आप समझ चुके हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम की समानता के बारे में हम बात कर रहे हैं, लिथियम और मैग्नीशियम। इसलिए आप इस वाले डायग्राम को स्मरण रखिए, तब आपको समझ में आएगा। तो लिथियम और उसकी कठोरता जो है दूसरे तत्वों से, है ना, संबंधित तत्वों की तुलना में अधिक होती है। दूसरा एक पॉइंट है, लिथियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स जो है इथेनॉल में घुलनशील होने की क्षमता रखते हैं। दोनों के जो क्लोराइड्स होते हैं वो इथेनॉल में घुलनशील होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वे अपने समूह से अन्य तत्वों की तुलना में हल्के होते हैं। जो लिथियम और मैग्नीशियम होते हैं वो अपने ग्रुप के जो तत्व होते हैं उनके नीचे के जो भी और तत्व पाए जा रहे हैं उनकी तुलना में हल्के होते हैं। और लिथियम और मैग्नीशियम में एक समानता और है कि पानी के साथ धीरे धीरे
क्रिया करती है, और ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जो कम घुलनशील होते हैं। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं इसमें कम घुलनशील होती है। उसके बाद मैग्नीशियम लिथियम के कार्बोनेट्स जो होते हैं गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और उससे संबंधित ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये जो गुण है, ये दो पूरे जो गुण है देख रहे हैं में मैग्नीशियम और लिथियम में समानता को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद बेरिलियम और एल्युमिनियम की समानता को देखिए। बेरिलियम और एल्युमिनियम एक बार आप देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए बेरिलियम और एल्युमिनियम, ये दोनों की समानता के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड अपने संबंधित आयन बनाने के लिए अतिरिक्त क्षार के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, है ना। तो ये अतिरिक्त क्षार के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जब उन्हें कोई भी नया आयन या कोई नया यौगिक बनाना होता है। तो ये जो गुण है कि ये बेस के साथ में कोई भी मतलब बेस के साथ ये अभिक्रिया कर सकते हैं। और उसके बाद फिर इनमें क्या समानता है कि ये दोनों तत्व धातु की सतह पर एक ऑक्साइड फिल्म की उपस्थिति के कारण एसिड अटैक का सामना करने की क्षमता रखते हैं। यानी इसमें अगर कोई अम्ल का आक्रमण हो रहा है तो उस समय में ये दोनों तत्व जो है एक ऑक्साइड फिल्म की उपस्थिति के कारण एसिड अटैक का सामना कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों धातुएं कॉम्प्लेक्सेस के बनाने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। ये दोनों जो है संकुल यौगिक बना सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इन दोनों धातुओं के क्लोराइड में कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होने की क्षमता होती है। कार्बनिक जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस होते हैं उसमें ये आसानी से घुल सकते हैं, बेरिलियम और ये एल्युमिनियम। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस के आधार पे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन के आधार पे मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट्स को समझाने का प्रयास किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए भी। देखिए, एस ब्लॉक तत्व का पहला सदस्य अपने सदस्यों के बाकी हिस्से से काफी भिन्न होता है। क्यों? देखिए, लिथियम और बेरिलियम जो है एस ब्लॉक परिवार जो फैमिलीज है के पहले सदस्य हैं। लिथियम और बेरिलियम अपने बाकी सदस्यों से बहुत अलग है। इसका कारण क्या है? क्योंकि पहला है कम परमाणु और आयनिक आकार। इनका जो कम परमाणु, इसका मतलब है कि परमाणु क्रमांक उससे सबसे कम है, और इसका जो परमाणु साइज है वो भी कम है, और इसका जो आयनिक आकार माने जो आयंस का भी आकार जो है वो भी कम है ना। इसलिए ये अन्य तत्वों से, अपने ग्रुप के अन्य तत्वों से अलग है। दूसरा, ग्रेटर चार्ज घनत्व। इनमें परमाणु जो आवेश है ये बहुत ही ज्यादा होता है। इसमें परमाणु आवेश ज्यादा होने के कारण से भी ये अलग है। तीसरा पॉइंट है, इनमें ग्रेटर ध्रुवीकरण लिखा हुआ है। इसमें मैंने बहुत ही मैंने आवेशित, बहुत ही ज्यादा इसमें आवेश पाया जाता है। और उसके बाद फिर डी ऑर्बिटल्स की अनुपस्थिति। तो डी ऑर्बिटल्स की अनुपस्थिति होती है, इस कारण से भी ये अन्य सदस्यों से अलग होते हैं। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, क्या फर्स्ट समूह सोडियम और सीजियम और दूसरे समूह मैग्नीशियम और बेरियम यौगिकों के ऑक्साइड के बीच गुणों में कोई अंतर होगा? सोडियम और सीजियम, देखिए मैग्नीशियम और बेरियम, यहाँ पर देखिए आप इसमें पहले देख लीजिए। सोडियम और क्या बोल रहे हैं, सीजियम। देखिए सोडियम और ये सीजियम है ना, और बेरियम, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेरियम और एक तत्व लिखा हुआ है बेरियम और मैग्नीशियम। ठीक है, तो इनके यौगिकों के ऑक्साइड के बीच गुणों में कोई अंतर होगा? तो यहाँ पर क्या उत्तर है देखिए, सोडियम और मैग्नीशियम निम्न ऑक्सीकरण संख्या के साथ ऑक्साइड्स बनाते हैं। सोडियम और मैग्नीशियम जो है वो लो ऑक्सीडेशन नंबर के साथ ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि भारी परमाणु है, जैसे सीजियम है, बेरियम है, ये सब भारी परमाणु है, तो ये जो है उच्च ऑक्सीकरण संख्या के साथ ऑक्साइड बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम ऑक्साइड और परऑक्साइड जो बनता है, सोडियम का जो सोडियम से जो ऑक्साइड और परऑक्साइड बनता है, जहाँ ऑक्सीजन में क्रमशः -2 और -1 की ऑक्सीकरण संख्या होती है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन -2 अवस्था में है, लेकिन सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाता है जहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्थिति 0.5 के लगभग होती है। इसी तरह भारी बेरियम जो है परऑक्साइड बनाते हैं जहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण स्थिति -1 है। तो इस कारण से मतलब हम इस अंतर को देखते हैं कि जो सोडियम और मैग्नीशियम है वो निम्न ऑक्सीकरण संख्या के साथ ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि जो भारी परमाणु है जैसे कि सीजियम और बेरियम
ये जो है उच्च ऑक्सीकरण संख्या के साथ में ऑक्साइड्स बनाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर कि बेरिलियम सल्फेट BeSO4 पानी में घुलनशील है, जबकि आयनिक बेरियम सल्फेट, ये जो क्वेश्चंस हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको बताने के लिए यहाँ रखा गया है। और इसे आप नोट भी करना चाहिए, क्वेश्चंस कम से कम लिख लीजिए ताकि आप आंसर्स को बाद में भी लिख सकते हैं, बुक से सर्च करके या बाद में पूछ भी सकते हैं। तो बेरिलियम सल्फेट जो है पानी में घुलनशील है, जबकि बेरियम सल्फेट पानी में अघुलनशील। इसका क्या कारण है? तो इसके दो कारणों को हम देखते हैं कि यह जो है आयनिक एंटिटीज को बनाने के लिए बंधों का टूटना। पहला कारण है कि आयनिक एंटिटीज मतलब आयनिक जो एक संगठन या वातावरण उसको बनाने के लिए बंधों का टूटना जरूरी है। और दूसरी बात हम देखते हैं आयनिक इंटरेक्शन के माध्यम से एंटिटीज की ऊर्जा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आयनिक इंटरेक्शन माने आयंस के जुड़ने के द्वारा से एंटिटीज माने जो बनने वाला जो उसका जो वातावरण है या जो उसका माहौल है ना, उसके चारों ओर का जो हम क्या बोले संगठन है कि इसकी जो ऊर्जा, जैसे सहसंयोजक यौगिकों में आयनिक बेरियम सल्फेट की तुलना में पृथक्करण की एक उच्च एनर्जी जो होती है, एंथैल्पी हायर एंथैल्पी होती है ना। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, सहसंयोजक यौगिकों में आयनिक बेरियम सल्फेट की तुलना में पृथक्करण की एक उच्च हायर एंथैल्पी है, लेकिन बेरिलियम जैसी छोटी एंटिटीज के में उच्च घनत्व होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च विलय होता है। और इसलिए जो हाइड्रेशन एंथैल्पी का मान है निकलने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ लार्जर देन द डिसोसिएटिंग एनर्जी, मैंने विघटित ऊर्जा से बड़ी होती है। मैंने इसका मतलब है कि इसका जो मान है हाइड्रेशन एंथैल्पी का मान जो है विघटित ऊर्जा से अधिक होता है, तो इसलिए बेरिलियम सल्फेट जो है आयनिक बेरियम सल्फेट की तुलना में अधिक घुलनशील है। मैंने हम इस बात को समझ सकते हैं कि बेरिलियम जो है उसकी एंटिटीज जो है मैंने उसकी आकृति परमाणु आकार छोटा है बेरिलियम का, इसलिए वहां पर हम देखते हैं कि उसका एंटिटीज में उच्च घनत्व है। और उच्च घनत्व होने के कारण से इसका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है उसका मान जो है वो जो है विघटित ऊर्जा से अधिक होगा, इसलिए बेरिलियम सल्फेट जो है जो बेरियम सल्फेट जो आयनिक होगा उसकी तुलना में अधिक घुलनशील होता है। उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या एस ब्लॉक तत्व की उपस्थिति की पहचान करने का एक आसान तरीका है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए आपके सामने में एक आया है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कैसे पहचान करेंगे, है ना। तो इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स को पहचान करने का एक आसान तरीका ये है कि हम देखते हैं कि इसे लौ के संपर्क में उनके हल्के प्रकाश स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से गुजारें तो विशेष रंग प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो इसकी पहचान करने के लिए एक आसान तरीका कि इसके हम स्पेक्ट्रम एक्टिविटीज के द्वारा से लाइट स्पेक्ट्रम की एक्टिविटीज के द्वारा से हम देखते हैं कि इसका जो दृश्य क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से कई कलर्स निकलते हैं, विशेषतर इसके रंगों के आधार पे हम क्या है इसे हम पहचान सकते हैं। देखिए रंगों के आधार पे हम जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे पहचानेंगे। देखिए लिथियम का देखिए क्रिम्सन रेड, मैंने कलर करने का प्रयास किया है उसको, आप कलर्स को देख सकते हैं। लिथियम जो है अगर फ्लेम कलर लिखा हुआ है, फ्लेम कलर को आप देख रहे हैं यहाँ पर, फ्लेम कलर मतलब जो जलने वाली जो लौ है, यदि इसको स्पेक्ट्रम से गुजारा जाए और अगर उसकी लौ को देखा जाए तब उसमें से जो प्रकाश या उसका जो लौ है, लौ निकलता है, फ्लेम कलर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर उसकी जो ज्वाला कलर है वह क्रिम्सन रेड लिथियम, सोडियम की येलो है, पोटेशियम की वायलेट है, रुबिडियम की रेड वायलेट है, सीजियम की ब्लू। वैसे ही यहाँ बेरिलियम और मैग्नीशियम का कलर नहीं बताया गया है ना, क्योंकि इसके कलर्स के बारे में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इसलिए कैल्शियम का ब्रिक रेड है, माने ईंट के लाल के समान, ईंटा के समान लाल दिखाई देता है। स्ट्रॉन्शियम क्रीमसन रेड है और बेरियम ग्रीन लिखा हुआ है जो कि हरे रंग का दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम एक जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके हम तत्वों को उनके कलर्स के आधार पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या इसको अंतर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है ना। अब अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक का स्टडी करेंगे।